वेलकम दोस्तों। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे मेथड जानेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक जानेंगे जिससे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से कुछ ही शॉर्टकट्स के अंदर हम सीख सकते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अरेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं जहां आपको बॉन्ड लेंथ के अंदर अरेंज करना होगा, रिएक्टिविटी के अंदर अरेंज करना होगा, बॉन्ड एनर्जी के अंदर अरेंज करना होगा और उसके साथ ही साथ आपको अरेंज करना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर और रिएक्टिविटी के अंदर एटसेट्रा। तो यहां पर हम कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाले हैं कि जिससे आप बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है HF और HI विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, HF और HI विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, NH3BiS3 विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ध्यान से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से अपने इन क्वेश्चंस के आंसर को आप पा सकते हैं और ये आपको मिल पाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा हिडन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बच्चा ध्यान नहीं देता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये एक पोजीशन डिसाइडिंग सब्जेक्ट हमारे पास रहता है। तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और लास्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करनी है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन। पढ़ाई चल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिन टॉपिक्स की हमें खास तौर पे जरूरत होती है वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी। क्लास 11th, क्लास 12th दोनों ही क्लासेस की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इनकी इंफॉर्मेशन मालूम होना जरूरी है। देखिए, सब कुछ जान लेना ही जरूरी नहीं होता, उसे अप्लाई किस तरह से किया जाता है ये भी बहुत मायने रखता है। किताबों में सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन लिखी लिखाई चीजें आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकती हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो जरूरी है कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि वो क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं और किस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो शॉर्टकट्स हमें चाहिए हम उसके बारे में भी यहां बात करेंगे। चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेई का पेपर हो, वहां पर भी किन शॉर्टकट्स की आपको जरूरत पड़ेगी इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे बॉन्ड लेंथ। आखिर बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है? जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, इसे केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, not the James Bond, chemical bond. The force of attraction between two atom is called as bond. अब इन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जिसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाएगा, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। सो लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी, उनकी मीनिंग उनके नाम के अंदर ही अवेलेबल होता है। ये याद रखने के कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे कहा गया बॉन्ड लेंथ यानी लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, रिमेंबर। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इसे बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से रहेंगे? सबसे पहले हमें साइज के फैक्टर पे ध्यान देना होगा। नाउ साइज का मीनिंग हम समझ सकते हैं। साइज ऑफ एटम, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर एटम का साइज छोटा होगा तो ये एक दूसरे के नजदीक होंगे और बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर एटम का साइज बड़ा होगा, एक दूसरे से दूर होंगे और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। अगर हमसे पूछा जाए HF, HCl कहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन बड़ा साइज क्लोरीन का, तो यहां जवाब ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरह से साइज के बारे में देखा हमने। सबसे पहले आपको हमेशा साइज का फैक्टर ही अप्लाई करना चाहिए। अगर साइज का फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा, सपोज दोनों एटम सेम हैं, आप साइज के फैक्टर को अप्लाई नहीं कर पा रहे,
तो हमें अगली चीज ध्यान देनी है जिसे मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। नाउ मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, इसे मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। सपोज मैं कहता हूं कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हमें बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब देखिएगा, मैंने शुरू से कहा कि फैक्टर जान लेना सफिशिएंट नहीं है, उन्हें किस सीक्वेंस में अप्लाई किया जाए यह बात मायने रखती है। अगर आप साइज के फैक्टर को यहां अप्लाई करने की कोशिश करो, कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर एलिमेंट हैं, साइज का फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी की। यहां एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां है डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे जहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। अच्छा, अभी मैंने बताया था बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटम नजदीक होंगे और बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो अब हम क्या जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर हम कहेंगे डबल बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड लेंथ। तो हम जनरलाइजेशन को ऐसे कहेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। आपको तुरंत याद हो जाएगा, साइज का फैक्टर हो गया, मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर ये हो गया। अगला फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितने ज्यादा होंगे उतना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये समझिए ए बी, ए लोन पेयर बी। अब आपसे पूछेंगे बताएं किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो साइज का फैक्टर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि दोनों एटम दोनों केस में सेम है। मल्टीप्लिसिटी अगेन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड। तो अब चलेंगे हम लोन पेयर पे। जितने ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। केमिस्ट्री की ये बेसिक सी बात है जिसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कहा जाता है। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो हम कहेंगे सेकेंड केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। इस बात को यहां पर समझ पाएंगे और अब क्या पाएंगे, तो ऐसे हम बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ बातें यहां से सीख पाएंगे। अब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे आपसे अगर पूछें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, क्यों है, ये क्लियर होना चाहिए। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रहें जब आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। जनरल ट्रेंड तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हर केस में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बात है। अब इन तीनों केस में मल्टीप्लिसिटी यहां पर ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं बॉन्ड लेंथ कम होती है। फ्लोरीन में नंबर ऑफ लोन पेयर बहुत ज्यादा है, जहां लोन पेयर ज्यादा होते हैं बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर O2 और फिर F2। और अगर रीजन पूछें तो रीजन क्लियर है आपके पास, बिकॉज ऑफ हायर मल्टीप्लिसिटी, यहां सबसे ज्यादा, यहां और कम, यहां सबसे कम। और नंबर ऑफ लोन पेयर फ्लोरीन के केस में ज्यादा है, जैसा कि हम देख पाए हैं। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। अब साथ ही साथ अगर आपसे पूछें एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, यहां पर बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, तो जवाब आपके पास है। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हुई, बताएं जरा। जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे
उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ कहां हो जाएगी? एल्काइन के अंदर। ये यहां पे जवाब रहेगा। अब आपके लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, इंपॉर्टेंट मार्क रखना, ये आपको आना चाहिए कि आपको बताना है F2 और Cl2 इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। टारगेटेड क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। और अगर मैं कहूं अल्काइल क्लोराइड, यहां बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। तो इस पूरे टॉपिक में से ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये दो मैंने बताए, ये दो आप सॉल्व करें। अगर हो सके तो इनके जवाब कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मुझसे कंफर्म करें। अदरवाइज ये आपको अपने नोटबुक में जरूर लिख के रख लेने हैं। अब देखिए, हमने बॉन्ड लेंथ के टॉपिक को समझ लिया। नाउ सारे कहते हैं कि बच्चों को हार्ड वर्क करना चाहिए। मैं कहता हूं हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। योर वर्क शुड बी स्मार्ट एनफ टू गिव यू सक्सेस इन द लिटिल एफर्ट्स। स्मार्ट वर्क क्या होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ ली, बॉन्ड एनर्जी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, रिएक्टिविटी भी नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व होता जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? एक सिंपल सी बात, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी बॉन्ड वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जल्दी से टूट जाएगा। और अगर जल्दी से टूट जाएगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी इसी पे तो डिपेंड करती है, जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ध्यान से, हायर इज द बॉन्ड लेंथ, लोअर इज द बॉन्ड एनर्जी, हायर इज द रिएक्टिविटी। तो हमारी बताई गई इस बात को याद रखना कि अगर मैं कहता हूं बॉन्ड लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये बताई गई चीज आप अपने एग्जाम के लिए याद रखो, चाहे आप क्लास 11th में अपीयर हो रहे हैं, चाहे 12th में। ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्टकट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये आप ध्यान रखें, आपको होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देके छोड़ता हूं, आपके पास इनको सॉल्व करने का पूरा समय है, और जब आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जवाब लिख के बताएं, ताकि हमें मालूम पड़े आप किस हद तक अचीव कर पाए। आपको इन बताए गए ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। HF, HCl, HBr, HI इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एसिडिक वही ज्यादा होगा जो आसानी से प्रोटॉन देगा, यानी जो आसानी से टूट जाएगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान रखिएगा, आपको जवाब देना है इनके केस में रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, कौन मोस्ट रिएक्टिव, कौन लीस्ट रिएक्टिव, ये आपको जवाब देना है। आपका अगला जवाब ये होना चाहिए F2 और Cl2 इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, किस वजह से है, ये जवाब आपको देना है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। देखिए कैसे इन 12-13 मिनट के अंदर ही हमने 3 इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रिएक्टिविटी, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर वगैरह के बारे में बताते हैं, उन्हें हमने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही यहां एक और चीज ऐड कर दूं, HF, HCl, HBr, HI थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट करेंगे, कौन आसानी से टूटेगा वो लेस स्टेबल, जो मुश्किल से टूटेगा वो मोर स्टेबल, सीधी सी बात है। और इसी तरह से इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ साथ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में भी अरेंज करने की कोशिश करें। तो बच्चों, इस तरह से गागर में सागर भरने वाली बात है कि मिनिमम में मैक्सिमम आपको करना है। स्मार्ट तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप तैयारी करने के लिए साथ हैं तो हम तैयारी करवाने के लिए साथ हैं। आप आगे एक कदम बढ़िए, 10 कदम आपके पास आएंगे, लेकिन जरूरत है आप जो बताया गया काम, जो होमवर्क,
उसे बहुत अच्छे से करें, उसके जवाब दें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सक्सेस के एम को जरूर अचीव कर पाएंगे। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है जो मेरे अंदर भी होना चाहिए और आपके अंदर भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल, जहां हम जल्दी ही और भी कई वीडियो लेक्चर इसी तरह से आपकी हेल्प के लिए अपलोड करने वाले हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।